हिस्ट्री। ये सिर्फ टेक्स्ट बुक में लिखी डेट्स नहीं है, ये एक बैटलफील्ड है, सर्वाइवल का एक ब्रूटल लैंडस्केप जहां कल्चर्स क्लैश्ड हुए, एम्पायर्स बने और मिटे, और ह्यूमन डेस्टिनी हमेशा के लिए बदल गई। हम एक जर्नी पर जाने वाले हैं, ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे डिफाइनिंग कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच एक ट्रैक। ये सिर्फ जीत और हार की कहानियां नहीं हैं, ये करेज को, इनोवेशन को, मैनकाइंड की इंडोमिटेबल स्पिरिट को, जो एज तक पुश की गई थी, टेस्टमेंट है। तैयार हो जाओ अननोन को फेस करने के लिए। हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स के हार्ट में डाइव कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज को, सैक्रिफाइसेस को, और इन बैटल्स का हमारे आज के वर्ल्ड को शेप करने में जो लास्टिंग इंपैक्ट था, उसे एनालाइज कर रहे हैं। याद रखना, यहाँ पर वाइल्ड में नॉलेज ही सर्वाइवल है, और पास्ट को समझकर हम खुद को फ्यूचर के लिए बेहतर तरीके से इक्विप करते हैं। जरा सोचो, 490 बीसी मैराथन के मैदानों पर चिलचिलाती धूप, माइटी पर्शियन आर्मी, विशाल और सीमिंगली इनविंसिबल, ग्रीस को जीतने के लिए भूखी आ चुकी है। आउटनंबर्ड, आउटमैच्ड, एथेनियंस के पास एक चॉइस था, पर्शियन वॉर मशीन के आगे सरेंडर कर दो या अपनी फ्रीडम के लिए लड़ो। उन्होंने लैटर चुना। यह सिर्फ ब्रूट फोर्स के बारे में नहीं था। एथेनियंस, जो स्ट्रैटेजी के मास्टर थे, उन्होंने टेरेन का यूज अपने एडवांटेज के लिए किया। उन्होंने पर्शियंस को एक डेयरिंग चार्ज के साथ सरप्राइज किया। उनके डिसिप्लिन्ड हॉप्लाइट्स, जो स्पीयर्स और शील्ड से लैस थे, एनिमी रैंक्स में घुस गए। पर्शियंस, जो कॉट ऑफ गार्ड थे, राउटेड हो गए। मैराथन में जीत सिर्फ एक मिलिट्री ट्रायम्फ नहीं थी, ये अपनी होमलैंड के लिए लड़ रहे एक यूनाइटेड पीपल की स्ट्रेंथ का टेस्टामेंट थी। इसने एक मैसेज भेजा जो समय के साथ गूंजता रहा, कि माइटिएस्ट एम्पायर्स को भी चैलेंज किया जा सकता है, डिफीट किया जा सकता है। इसने पर्शियन इन्वेजन के एंड की शुरुआत को मार्क किया और एथेनियन करेज और टैक्टिकल ब्रिलियंस की लेजेंड को सीमेंट किया। फास्ट फॉरवर्ड टू 480 बीसी, पर्शियन किंग ज़र्क्सिस बदला लेने के लिए हंग्री एक और भी बड़ी आर्मी के साथ वापस आया, ग्रीक्स को कुचलने के लिए डिटरमिन्ड। उनके राजे में स्टैंडिंग 300 स्पार्टन्स, जिनको किंग लियोनिडास लीड कर रहे थे, थर्मोपाइले के नैरो पास पर। वो ऑड्स जानते थे डेथ ऑलमोस्ट सर्टन है, फिर भी वो अपनी जगह पर डटे रहे। 3 दिनों तक उन्होंने पर्शियन ऑनस्लॉट को रोके रखा। उनके डिसिप्लिन्ड फॉर्मेशंस और सुपीरियर वेपनरी ने अटैकर्स की वेव आफ्टर वेव को डेसिमेट कर दिया। जमीन खून से लाल हो गई। आखिरकार बिट्रेयल के कारण उनकी डाउनफॉल हुई। एक गोट पाथ, जिसके बारे में पर्शियंस को पता चला, ने उन्हें स्पार्टन्स को आउटफ्लैंक करने की परमिशन दे दी। हालांकि वो गिर गए, उनका सैक्रिफाइस व्यर्थ नहीं गया। थर्मोपाइले में उनका स्टैंड अटूट करेज का, इम्पॉसिबल ऑड्स के खिलाफ फ्रीडम के लिए लड़ने का सिंबल बन गया। इसने ग्रीक सिटी स्टेट्स को यूनाइट होने और आखिरकार पर्शियन इन्वेजन को रिपेल करने के लिए इंस्पायर किया, और 300 स्पार्टन्स को हिस्ट्री के पन्नों में हीरोज के रूप में हमेशा के लिए एच कर दिया। शिफ्टिंग गियर्स टू 216 बीसी, हम खुद को सेकंड प्यूनिक वॉर के बीच में पाते हैं। रोम, एक राइजिंग पावर, ने अपने सबसे बड़े एडवर्सरी का सामना किया, कार्थाजिनियन जनरल हैनिबल बारका। हैनिबल, एक मिलिट्री जीनियस, ने अपनी आर्मी, जिसमें एलिफेंट्स भी शामिल थे, को एल्प्स के ऊपर से मार्च कराया, एक ऐसा फीट जिसे रोमन्स इम्पॉसिबल मानते थे। साउदर्न इटली के प्लेन्स पर कैने में हैनिबल की टैक्टिकल ब्रिलियंस फुल डिस्प्ले पर थी। उसने लार्जर रोमन आर्मी को आउट मैन्यूवर किया, उन्हें एक ब्रिलियंट फ्लैंकिंग मैन्यूवर के साथ घेर लिया। नतीजा एक स्लॉटर था, रोमन्स के लिए एक क्रशिंग डिफीट जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कैने सिर्फ एक बैटल नहीं था, ये एक मिलिट्री मास्टरपीस था। हैनिबल की जीत ने रोमन रिपब्लिक में शॉकवेव्स भेज दी, उन्हें अपने मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स पर पुनर्विचार करने और वॉरफेयर के नए तरीकों को अडैप्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। कैने में सीखे गए लेसन्स आने वाली सदियों तक रोमन मिलिट्री थिंकिंग को शेप करते रहेंगे। लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू 1066 एडी। इंग्लैंड के किंग एडवर्ड द कन्फेसर की डेथ ने थ्रोन के लिए पावर स्ट्रगल को स्पार्क कर दिया। इंग्लिश चैनल के पार विलियम, ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, ने अपना चांस देखा। उसने अपनी आर्मी को इंग्लिश सोइल पर उतारा, एक ऐसे बैटल के लिए स्टेज सेट करते हुए जो इंग्लिश हिस्ट्री का कोर्स बदल देगा। हेस्टिंग्स में विलियम की नॉर्मन फोर्सेस, जो कैवलरी और इन्फेंट्री का मिक्स थीं, का सामना इंग्लिश आर्मी से हुआ।
जो अपने पावरफुल हाउस कार्ल्स और शील्ड्स की अपनी आइकॉनिक वॉल के लिए जानी जाती थी। बैटल घंटों तक चली, डोमिनेंस के लिए एक ब्रूटल बैक एंड फोर्थ स्ट्रगल। टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक रूमर फैली कि विलियम गिर गया है। अपॉर्चुनिटी को सीज करते हुए नॉर्मन कैवलरी ने रिट्रीट का नाटक किया, जिससे इंग्लिश अपनी डिफेंसिव पोजीशन से बाहर आ गए। ये एक ट्रैप था। नॉर्मन्स ने अपने परस्यूअर्स पर अटैक किया, एक डेवास्टेटिंग काउंटर अटैक अनलीश किया, जिसने इंग्लिश लाइंस को शैटर कर दिया। हेस्टिंग्स में विलियम की जीत ने नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत को मार्क किया, एक पिवटल मोमेंट जिसने इंग्लिश सोसाइटी, लैंग्वेज और कल्चर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब खुद को 1415 में इमेजिन करो, एजिनकोर्ट के मड और ब्लड के बीच। 100 इयर्स वॉर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच रेज्ड कर रहा था, एक ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट जिसने डेकेड्स तक कॉन्टिनेंट को तबाह कर दिया था। हेनरी IV ऑफ इंग्लैंड अपनी आर्मी को फ्रेंच टेरिटरी में डीप ले जाते हुए खुद को एक बहुत बड़ी फ्रेंच फोर्स का सामना करते हुए पाया। फ्रेंच नाइट्स जो हैवी आर्मर पहने हुए थे और अपने सुपीरियर नंबर्स में कॉन्फिडेंट थे, मडी बैटलफील्ड में घुस गए। उनकी मुलाकात एरोज की स्टॉर्म से हुई। इंग्लिश लॉन्गबोमैन अपने पावरफुल वेपन्स को डेडली एक्यूरेसी के साथ वील्ड करते हुए आगे बढ़ते हुए फ्रेंच रैंक्स के बीच से स्वॉर्ड्स कट करते हुए। लॉन्गबो, जो अपने टाइम का एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल था, ने एजिनकोर्ट में अपनी वर्थ प्रूव की। ये आर्मर को पियर्स कर सकता था, बैटलफील्ड पर किसी भी अन्य वेपन को आउटरेंज कर सकता था, और इसने फ्रेंच पर डेथ की बारिश कर दी। एजिनकोर्ट इंग्लिश के लिए एक डिसाइसिव विक्ट्री थी, वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी की पावर और हेनरी वी की स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का टेस्टामेंट। लॉन्गबो की लेगेसी जीवित रही और इसने मेडिवल वॉरफेयर का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। द ईयर इज 1429। फ्रांस 100 इयर्स वॉर में फंसा हुआ, कोलैप्स के कगार पर लग रहा था। ऑर्लियंस लुआर रिवर पर एक स्ट्रेटेजिक सिटी इंग्लिश द्वारा सीज किया जा रहा था। इस डेस्परेट आवर में एक यंग पेजेंट गर्ल जिसका नाम जोएन ऑफ आर्क था, इमर्ज हुई, डिवाइन विजन्स का दावा करते हुए और डिमोरलाइज्ड फ्रेंच ट्रूप्स को इंस्पायर करते हुए। अपने अनवेवरिंग फेथ और गॉड की इमेज वाले बैनर के साथ आर्म्ड जोन फ्रेंच आर्मी के साथ बैटल में गई। उसकी प्रेजेंस का सोल्जर्स पर गहरा इफेक्ट पड़ा। उसके करेज और कन्विक्शन से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने नए सिरे से विगर के साथ लड़ाई लड़ी और कुछ ही दिनों में ऑर्लियंस के इंग्लिश सीज को ब्रेक कर दिया। ऑर्लियंस में जोन की जीत 100 इयर्स वॉर में एक टर्निंग पॉइंट थी। इसने फ्रेंच को रैली किया, इंग्लिश इनविंसिबिलिटी के मिथ को शैटर किया और इवेंचुअल फ्रेंच विक्ट्री का वे पेव्ड किया। जोन ऑफ आर्क, द मेड ऑफ ऑर्लियंस, एक नेशनल हेरोइन बन गई। अनवेवरिंग फेथ और करेज का सिंबल, उसकी लेगेसी हिस्ट्री के पन्नों में हमेशा के लिए एच्ड हो गई। अब हम 1863 की जर्नी करते हैं, अमेरिका के बैटलफील्ड्स तक। नेशन एक ब्रूटल सिविल वॉर में घिरा हुआ था, भाई भाई से लड़ रहा था। एक नेशन खहूत के खिलाफ डिवाइडेड था। गेटिसबर्ग पेंसिल्वेनिया का एक छोटा सा टाउन अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे पिवटल बैटल्स में से एक का साइट बन गया। 3 लॉन्ग ब्लडी डेज तक यूनियन और कन्फेडरेट आर्मीज हाई ग्राउंड के कंट्रोल के लिए एक ब्रूटल स्ट्रगल में क्लैश हुई। लिटिल राउंड टॉप से सेमेटरी रिज तक बैटल रेज्ड हुई। दोनों साइड्स अनवेवरिंग फेरोसिटी के साथ लड़ रही थी। कैजुअलिटीज स्टैगरिंग थी, फाइटिंग रिलेंटलेस थी। गेटिसबर्ग अमेरिकन सिविल वॉर में एक टर्निंग पॉइंट था। यूनियन विक्ट्री, जो हार्ड फॉट और कॉस्टली थी, ने कन्फेडरेसी के लिए एंड की शुरुआत को मार्क किया। इसने फॉरेन रिकॉग्निशन की उनकी होप्स को डैश कर दिया और वॉर के टाइड को यूनियन के फेवर में टर्न कर दिया। गेटिसबर्ग में दिए गए सैक्रिफाइसेस ने फ्रीडम की कॉस्ट और इस पिवटल बैटल की एंड्यूरिंग लेगेसी की याद दिलाई, जो आज भी अमेरिका को शेप कर रही है। द ईयर इज 1942। वर्ल्ड वॉर 2 का शैडो पूरी दुनिया में छा गया है। स्टालिनग्राड के रूइंस में सर्वाइवल के लिए एक ब्रूटल स्ट्रगल हो रही है। जर्मन आर्मी उस सिटी पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है जिसका नाम स्टालिन के नाम पर रखा गया था। ने एक रिलेंटलेस असॉल्ट लॉन्च किया, सिटी को रबल में बदल दिया। हालांकि सोवियत डिफेंडर्स ने यील्ड करने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्ट्रीट बाय स्ट्रीट, हाउस बाय हाउस लड़ाई लड़ी, हर रूइन बिल्डिंग को एक फोर्ट्रेस में बदल दिया। फाइटिंग फियर्स थी, हैंड टू हैंड, हर इंच जमीन के लिए एक डेस्परेट स्ट्रगल। वोल्गा रिवर खून से लाल हो गया। स्टालिनग्राड वर्ल्ड वॉर 2 में एक टर्निंग पॉइंट था। जर्मन डिफीट, ईस्टर्न फ्रंट पर उनका पहला मेजर सेटबैक
ने उनकी इनविंसिबिलिटी के मिथ को शैटर कर दिया और सोवियत यूनियन से उनके लॉन्ग रिट्रीट की शुरुआत को मार्क किया। सिटी जो बैटल से हमेशा के लिए स्कार्ड हो गई, वॉर की ह्यूमन कॉस्ट और उन लोगों के अनवेवरिंग करेज का टेस्टमेंट है जो वहां लड़े और मारे गए। पैसिफिक के विशाल एक्सपेंस में 1942 में एक और टर्निंग पॉइंट अनफोल्ड हो रहा था। जापान जो वॉर में अपनी शुरुआती सक्सेसेस से एम्बोल्डेंड था, अमेरिकन फ्लीट को नॉकआउट ब्लो देना चाहता था। उनका टारगेट मिडवे आइलैंड पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिकली वाइटल आउटपोस्ट। जापान को यह नहीं पता था कि अमेरिकन्स ने उनके नेवल कोड को क्रैक कर लिया है और उनका वेट कर रहे हैं। बैटल ऑफ मिडवे टाइटन्स का क्लैश था, एक कैरियर वर्सेस कैरियर ड्यूअल जो पैसिफिक की फेट डिसाइड करेगा। अमेरिकन डाइव बॉम्बर्स ने लक और डेयरिंग के स्ट्रोक में जापानीज फ्लीट को क्रिपल कर दिया, उनके 4 कैरियर्स को सिंक कर दिया। ज्वार मुड़ गया था। मिडवे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक डिसाइसिव विक्ट्री थी जिसने पैसिफिक वॉर में टर्निंग पॉइंट को मार्क किया। इसने जापानीज ऑफेंसिव को क्रिपल कर दिया और रीजन में नेवल पावर के बैलेंस को शिफ्ट कर दिया। जून 6, 1944 यूरोप की फेट अधर में लटकी हुई थी। नॉर्मेंडी, फ्रांस के बीचेस पर हिस्ट्री का सबसे बड़ा एम्फीबियस इन्वेजन अंडरवे था। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड, जिसे डी डे के नाम से जाना जाता है, इयर्स ऑफ प्लानिंग और प्रिपरेशन का कल्मिनेशन था। अलाइड ट्रूप्स हेवी एनिमी फायर के नीचे एशोर स्टॉर्म किया, जर्मन डिफेंसेस की एक वॉल का सामना करते हुए। बीचेस ऑब्स्टिकल्स, माइंस और मशीन गन नेस्ट्स से भरे हुए थे। हेवी कैजुअल्टीज के बावजूद एलाइज ने फुटहोल्ड गेन कर लिया। डी डे वर्ल्ड वॉर 2 में एक पिवटल मोमेंट था। इसने नाजी जर्मनी के लिए एंड की शुरुआत को मार्क किया। फ्रांस की लिबरेशन शुरू हो चुकी थी, यूरोप में इवेंचुअल अलाइड विक्ट्री के लिए वे पेव्ड करते हुए। डी डे उन लोगों के एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज और सैक्रिफाइस की याद दिलाता है जिन्होंने टिरनी के खिलाफ फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी। मैराथन के ब्लड सोक्ड सैंड से नॉर्मंडी के बीचेस तक हमने उन बैटल्स को देखा है जिन्होंने हमारी दुनिया को शेप किया है। ये सिर्फ आर्मीज का क्लैश नहीं थे, ये आइडियोलॉजीज का, एम्बिशंस का, ह्यूमन स्पिरिट का क्लैश था जो अपनी लिमिट्स तक पुश की गई थी। हमने सीखा है कि करेज ओवरवेलमिंग ऑड्स के खिलाफ स्केल्स को टिप कर सकता है। हमने देखा है कि कैसे इनोवेशन वॉरफेयर को रीडिफाइन कर सकता है, एथेनियन फैलेंक्स से लेकर इंग्लिश लॉन्गबो तक, वर्ल्ड वॉर 2 के एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक। और हमें याद दिलाया गया है कि फ्रीडम के लिए, जस्टिस के लिए फाइट एक टाइमलेस स्ट्रगल है जो आज भी जारी है। याद रखना, हिस्ट्री सिर्फ एक स्टोरी नहीं है जो हम बताते हैं, ये एक लेसन है जिसे हमें सीखना चाहिए। दिए गए सैक्रिफाइसेस, लड़े गए बैटल्स और जीती गई विक्ट्रीज को समझकर हम अपने टाइम के चैलेंजेस को बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां ह्यूमन हिस्ट्री के वाइल्ड में नॉलेज ही सर्वाइवल है। आइए इंश्योर करें कि हम पास्ट से सीखें ताकि हम एक बेहतर